नहीं आई? हिंदी बोल देता हूं। जब कोई वायु राशि दबाव बलपूर्वक ऊपर की तरफ ले आते हैं तो वो संतप्त हो जाती है, उसकी जल धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, अतः वो बारिश करना शुरू कर देती है। ठीक है, ठीक है। यदि हम इसको भूगर्भिक जियोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें तो ये गोंडवाना का पार्ट है। गोंडवाना आइडिया है कुछ आपको? मैंने कहा था कि ये अर्थ जो है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, कि हमारी जो अर्थ है इस पे एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, नाम था उसका पेंजिया। और ये पेंजिया जो था ये एक वाटर बॉडी के सेंटर में था। वो वाटर बॉडी थी पैंथेलासा। ठीक, ये पेंजिया जब ब्रेक हुआ तो इसके दो पार्ट हुए, सॉरी, इसके दो पार्ट हुए, एक यूरेशिया इलोरेशिया और दूसरा गोंडवाना। ठीक, और मैंने आपको बताया था कि इसी गोंडवाना से हमारा जो पेनिनसुला है प्रायद्वीप भाग का, वो टूट के अलग होके ऊपर की तरफ गया। और ये जो पूरा मैं बात बोल रहा हूं, ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में इसको एक्सप्लेन किया गया है। प्लेट टेक्टोनिक्स से बताया गया कैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स मूव किए, ठीक, महाद्वीप कैसे विस्थापित हुए, इनके पीछे बल कौन सा है, फोर्स कौन सा है। ये लंबे समय तक विवादित विषय रहा। बाद में इसको जोग्राफर्स ने एक्सप्लेन किया कि अर्थ के अंदर कन्वेंशनल सेल्स चलती है, समवनीय तरंगें चलती हैं मैग्मा के अंदर। मैग्मा हमारे अर्थ के इंटीरियर में एक ऐसा एरिया है जहां पर हॉट मैग्मा भरा हुआ है, फिल हुआ है, और ये मैग्मा लगातार इस तरह से रोटेट करता है, और जो चीज़ के ऊपर होगी वो भी रोटेट करेगी। ठीक, मैं थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी और प्लस अप्लाइड ज्योग्राफी दोनों जोड़ते रहा ताकि आपको आइडिया रहे। तो ये जो गोंडवाना है इसका फर्दर ब्रेक हुआ, इसमें से एक पार्ट निकल के इंडिया में आके जुड़ेगा और एक पार्ट अफ्रीका था। और हमको पता है कि जो भी चीज एंशिएंट है, भूगर्भिक दृष्टिकोण से, जियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत पुरानी है, उसके अंदर उतने ही मिनरल्स, खनिज मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऑब्वियसली ये पार्ट जो है, मैंने कहा कि अफ्रीका का पार्ट जो है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो इसका मतलब है कि यदि हम मिनरल्स, खनिज के दृष्टिकोण से देखें तो इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हमको मिलने चाहिए, क्योंकि मिनरल्स कैसे बनेंगे? कोई चीज़ ऐसी है जो दब जाए लंबे समय तक इंटी ऑफ द अर्थ, और ड्यू टू हाई टेम्परेचर प्रेशर वो अपना क्या करेगी, फॉर्म चेंज कर लेगी। ठीक, ये बात समझ आई कि नहीं? तो यदि मैंने कहा कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है, जैसे अपने इंडिया को हम देखते हैं, तो इंडिया में यदि देखें तो इंडिया में ज़्यादा खनिज मिलने की संभावना कहाँ है? यदि हम कहें कि मिनरल्स मिलने की संभावना भारत में कहाँ है? ऐसे पार्ट में जो कि गोंडवाना का पार्ट था। तो हम देखते हैं कि ये पूरा जो पार्ट है, इस तरह कुछ पार्ट है गोल्ड पेनिनसुला वाला, ये आके मिला ऊपर रोडेशिया से, और दोनों के मिलने से इनके बीच में जहाँ पे मीटिंग पॉइंट था वहाँ हिमालय खड़ा हो गया, और बीच में ये इलाका था, ये प्लेन बन गए, और इनको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन, इसको बोलते हैं पेनिनसुला, प्रायद्वीप, और ये हो गया हिमालय। ठीक, आप देखेंगे अधिकांश भाग में खनिज है वो कहाँ मिलेंगे? इसी मिलेंगे। ठीक, क्लियर हुआ कुछ? तो अफ्रीका को यदि कोई कहे कि भूगर्भिक दृष्टिकोण से, जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना, एंड दैट्स व्हाई दिस पार्ट ऑफ अफ्रीका इज मेनली द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पार्ट ऑफ अफ्रीका इज प्लेटो। जो भी इलाका पुराना होता है वहां पे आप यदि स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होगा? पठारी होगा। पठार कैसा होता है? प्लेटो, आसपास की सराउंडिंग भूमि से हाइटेड और फ्लैट, ये हो गया प्लेटो। इसी प्रकार से हमारा जो प्रायद्वीप है ये भी पठार है, प्लेटो है। यदि आप एंशिएंट या प्राचीन, ये सबसे प्राचीन
लैंड फॉर्म्स को देखेंगे तो आज पे हमें वो मिलेंगे प्लेटू के फॉर्म में। तो अफ्रीका का भी स्ट्रक्चर को बोले कैसा है, कैसा स्ट्रक्चर है, प्लेटू फॉर्मेशन। यह समझ में आई कि नहीं आई, बैठा दी है। ठीक, तो क्या क्या मैंने लिंक कर दिया, मैंने कहा कि जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जियोलॉजिकल हिस्ट्री के देखें, जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये गोंडवाना का पार्ट है, प्लस ये प्लेटू स्ट्रक्चर, प्लेटू लैंडफॉर्म्स लिए हुए, दो चीज होगी। अब प्रीलिम्स के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक, निम्नलिखित पर विचार करिए। अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना का भाग, केंद्रीय भाग था। यह अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना का केंद्रीय भाग है, ठीक। और दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा कथन कि अति प्राचीन होने के कारण यह पठारी रूप में मौजूद है। ड्यू टू इट्स एंशिएंट एग्जिस्टेंस द स्ट्रक्चर ऑफ अफ्रीका इज प्लेटू फॉर्म। बात समझ में आ गई? विच ऑफ द अबव स्टेटेड करेक्ट, ओनली वन और टू, बोथ नन। ठीक, ये बात आपको ऐसा समझनी कि जहां पे जो जैसे अपने प्रायद्वीप को हम देखते हैं, प्रायद्वीप में कैसा है, प्लेटू बने हुए हैं। कर्नाटक का प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, पढ़ा आपने पढ़ा, ठीक। तो जो भी गोंडवाना पार्ट होता है वहां पे क्या मिलता है, आज हमको प्लेटू स्ट्रक्चर मिलते हैं। याद आएगा, समझिए, प्लेटू से मिलेंगे, अपने इंडिया में भी मिलेंगे, अफ्रीका में मिलेंगे। और जहां प्लेटू होते हैं, जहां पठार होते हैं, उसके नीचे क्या दबा होता है, मिनरल्स। तो वहां पे रिच मिनरल्स मिलती है। तो आपने क्या देखा कि गोंडवाना होने से प्लेटू, प्लेटू होने से मिनरल्स, ये तीन चीजें इंटरलिंक हुई। अब यदि कहीं प्लेटू है, पठार है, तो ये बताओ कि ऐसा इलाका मानव के बसावट के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए आइडियल होगा कि नहीं होगा? मनुष्य की आबादी के लिए सबसे अच्छा इलाका कौन सा होता है, मैदान, पठार की पर्वत, प्लेन। ठीक, अपने इंडिया में अधिकांश जनसंख्या ऐसी प्लेन में बसी हुई है। प्लेटू में क्या दिक्कत आती है, प्लेटू टोपोग्राफी में क्या दिक्कत आती है? प्लेटू टोपोग्राफी की दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह का होगा, उठा पटक वाला, ऐसे, ठीक, सपाट नहीं होगा ऐसे। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की बसावट के लिए ये ठीक नहीं है, ये ज्यादा आइडियल है। और ऐसी स्थिति में एक और दिक्कत आती है, वो क्या दिक्कत आती है, यदि यहाँ पे प्लेटू स्ट्रक्चर है और पानी का कोई परमानेंट सोर्स नहीं है, तो ऐसे इलाकों में पानी की समस्या भी आती है। हमने देखा इतिहास में कि दक्षिण भारत के राज्यों में संघर्ष का एक बड़ा कारण पानी का भंडार हुआ करता था, चाहे विजयनगर बहमनी हो, रायचूर दुआ, चाहे वो चोल और चालुक्यों के बीच विवाद हो। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्योंकि ऐसे, अब ऐसे इलाके में पानी पहुंचाना हो तो क्या करना पड़ता है, पानी को पंप करना पड़ता है। जैसे वाटर बॉडी यहाँ मौजूद है तो पानी को यहाँ पहुंचाना तो पंप करना पड़ेगा। आप कई सारी साउथ इंडिया के जो प्रोजेक्ट से इरिगेशन के, वहां देखोगे पानी को पंप करके ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशन होती हैं, लेकिन इस इलाके की जो बड़ी बेनिफिट होता है वो होता है इसके अंदर मौजूद खनिज। ठीक, तो मानवीय बसावट, खेती बाड़ी आदि के दृष्टिकोण से सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, देयर इज लिमिटेशन। ठीक, इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चर, बट the most important significance of these topography is minerals। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तो हो गई कुछ जानकारियां बेसिक। इसलिए अफ्रीका को एक दूसरा नाम बोला जाता है, अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन जैसे पूछ लिया पीएससी से देखा हो जाएगा। अफ्रीका को बोलते हैं पठार महाद्वीप, क्योंकि पठार बहुत मौजूद है। दैट्स व्हाई the other name of Africa is Plateau continent। The other name of Africa is Plateau continent। ठीक है, क्लियर हुआ? प्लेटो कॉन्टिनेंट। अफ्रीका महाद्वीप को एक और नाम दिया जाता है, वो कहता है अंध महाद्वीप, ब्लैक कॉन्टिनेंट। किस लिए ब्लैक कहा था?
एथनिक, एथनिक कहां से कहा जाता है क्या ब्लैक? नहीं, अफ्रीका महाद्वीप एक पिछड़ा महाद्वीप है, पिछड़ापन है, बैकवर्डनेस है, बैकवर्डनेस है, बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस के दो बड़े फैक्टर्स हैं, व्हाई अफ्रीका इज बैकवर्ड। ठीक, हालांकि आजकल ये प्रवृत्ति बदल गई है, आजकल अफ्रीका को लोग बोलते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। वर्तमान में अफ्रीका के लिए कई देशों का नाम, कई कई देश कहते हैं कि अवसरों की भूमि बदल गई है। क्यों बन गई है अवसर भूमि? है यहाँ जो क्षमताएं हैं उनका दोहन नहीं हुआ है। अफ्रीका में अभूतपूर्व क्षमता है, इस नाते जब दुनिया भर में संसाधन खत्म हो रहे हैं, अफ्रीका में संसाधन अभी बचे हुए हैं। ठीक, जब पूरी दुनिया में रिसोर्सेस खत्म होते आ रहे हैं, अफ्रीका में अभी बहुत सारे संसाधन बचे हुए, क्योंकि उन संसाधनों को यहाँ दोहन ही नहीं हो पाया। और दोहन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इनके पास क्षमता ही नहीं है। ठीक, और उस क्षमताओं या उस संसाधनों के पोटेंशियल कारण कई लोग उसको बोलते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। भविष्य के लिए इसको अवसरों की भूमि के रूप में भी कहा जाता है। कुछ नया मिल रहा है कि बस ऐसे ही चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक अलग दिशा में पढ़ाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा जो मेरे पास अनुभव है द हिंदू के एडिटोरियल के, वो सब जोड़ के आपको एक अलग दिशा में ले आ रहा हूँ अफ्रीका को लेके। ज्योग्राफी तो है ही, बट ज्योग्राफी के अलावा पिछड़ेपन के दो कारण, एक विकास के लिए एक आवश्यक चीज होती है जो अफ्रीका में बहुत मिसिंग है, वो है एनर्जी, ऊर्जा। एनर्जी, ऊर्जा का अभाव है, और ऊर्जा के बिना उत्पादन नहीं, और उत्पादन के बिना विकास नहीं। इस प्रकार ऊर्जा का अभाव यहां के पिछड़ेपन को बढ़ाता है। बस में द लैक ऑफ एनर्जी means the limited capacity of production, and the limited capacity of production means the limitation of development. Hence the lack of energy directly related to the development या backwardness of Africa. ठीक, एक कारण तो ये है। दूसरा अफ्रीका कारण ये है कि यहां पे जो जलवायु है, यहां का जो क्लाइमेट है, वो भी अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, अनफेवरेबल है क्लाइमेट यहां का। तो लैक ऑफ एनर्जी और क्लाइमेट, ये दो चीज मिलकर अफ्रीका को क्या कर देती हैं? पिछड़ा देती है। जैसे हम देखते हैं कि अफ्रीका के इस इलाके में बारिश ही नहीं होती, बारिश नहीं है तो यहाँ पे सारा मौसम है, ये जलवायु सीमा हो गई, और बाकी इलाकों के पास ऊर्जा नहीं है। तो एक क्लाइमेट, दूसरा एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी, ये दो फैक्टर्स मिलके अफ्रीका को बैकवर्ड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप के पिछड़ेपन का कारण क्या है? ऑप्शन ए, ऊर्जा संसाधनों का अभाव, द लैक ऑफ एनर्जी सोर्सेस। ऑप्शन सेकंड, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। Only one, only two, both none. Both are correct. ठीक, समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये हो गए एनर्जी और क्लाइमेट फैक्टर्स। आई थिंक कुछ बात समझ में आ रही है, एक शॉर्ट समरी बन गई अफ्रीका को लेके। ठीक, अब हम ये देखें कि अफ्रीका में एक वो तो पोटेंशियल है, क्योंकि ये एक ऐसा महाद्वीप है जो पठारों से मिलकर बना है, और ये पठार अति प्राचीन काल, जियोलॉजिकल टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी एंशिएंट है, काफी पुराने हैं। ठीक, बट इनके अंदर जो रिसोर्सेस हैं वो अनटैप्ड हैं। जब हम रिसोर्सेस के दृष्टि देखते हैं तो हम कहते हैं भूमि अवसरों की भूमि है, और जब हम इसकी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ देखते हैं तो हम कहते हैं ये पिछड़ा हुआ अंध महाद्वीप है। ठीक, क्लियर? अब हम बात करते हैं अफ्रीका इन 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में अफ्रीका को हम किस रूप में मानेंगे? क्या लगता है? कैसे? ऐसा क्या अफ्रीका में इसलिए बोलते हैं कि ये भविष्य के लिए लैंड ऑफ
अपॉर्चुनिटीज, अवसरों की भूमि बनने में सक्षम है। एक तो इन्होंने बोला कि अनटैप्ड रिसोर्सेस, अनयूटिलाइज रिसोर्सेस, ठीक है। और दुनिया भर में आप देख रहे होंगे कि तेजी से संसाधनों का, रिसोर्सेस का लॉस हो रहा है, ठीक। जैसे हम देख रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन, भूमि में गिरावट, भूमि का क्षय, सॉइल इरोजन, ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड ओवर में इसलिए खराब हो रहे हैं क्योंकि हमने इनको ओवर एक्सप्लॉइट किया रिसोर्सेस को। बस में कोई हमारे पास लैंड है एग्रीकल्चर के लिए, हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी धीमे धीमे कम हो जाएगी। अफ्रीका के पास अभी ऐसी बहुत बड़ी भूमि बाकी है जो कि अभी दोहन ही नहीं हुआ है। यदि उस लैंड को, उस एरिया को साइंटिफिक तरीके से यूज किया जाए, सस्टेनेबल तरीके से यूज किया जाए, तो दुनिया भर में ये एक मानता है कि अफ्रीका के पास इतना उत्पादन करने की क्षमता है जिससे दुनिया का पेट भर सकता है। जहां डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज में रिसोर्सेस खत्म होते जा रहे हैं, भूमि, लैंड, वाटर खत्म होते जा रहे हैं, वहीं अफ्रीका में इसकी प्रचुर संभावना है, ठीक। इंडिया और कई सारे भारतीय देश अफ्रीका में एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि अफ्रीका के पास एग्रीकल्चर का बहुत प्रोडक्शन में बहुत क्षमता है उसके पास। यदि उनको अच्छे बीज, अच्छी टेक्नोलॉजी हम दे दें तो वो प्रोडक्शन, वो चीजें बेहतर हो सकती है। बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये मैंने एक ओवर आइडिया आपको दिया। अब शुरुआत करते हैं अफ्रीका के पहले इलाके से, और ये पहला इलाका है, हेडिंग बनाइए कि अफ्रीका में केवल 3 इलाके ऐसे हैं जो डेवलप कैटेगरी में आते हैं। अफ्रीका में 3 इलाके डेवलप कैटेगरी में आते हैं। पहला आता है इजिप्ट, दूसरा आता है नाइजीरिया, और तीसरा आता है साउथ अफ्रीका। देखिए 3 कंट्रीज हैं, एक्सेप्ट 3 कंट्रीज ऑल आर अनडेवलप्ड। 3 कंट्रीज कौन सी? इजिप्ट, मिस्र, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया। ये 3 को छोड़ दें, नाइजीरिया नहीं, नाइजीरिया, इजिप्ट और साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका, इन 3 को छोड़ दें तो बाकी अफ्रीका के जो इलाके हैं वो अनडेवलप्ड है, एक्सेप्ट 3। बात समझ में आ गई, क्लियर है? कौन से 3? इजिप्ट, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका। इन 3 के यहां ये 3 डेवलप्ड हैं। और तो और बता दूं कि नाइजीरिया तो यदि आप ढंग से देखेंगे पैरामीटर्स दुनिया के इंडेक्स, तो कई इंडेक्स में नाइजीरिया बहुत आगे है, ठीक। नाइजीरिया बहुत आगे, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है नाइजीरिया। कहते हैं कि भविष्य में अफ्रीका का ग्रोथ का इंजन ही बनने वाला है नाइजीरिया, ठीक। ऐसा क्या है जो नाइजीरिया अफ्रीका में लीड कर रहा है, बाकी नहीं कर पा रहे? फर्टिलिटी रेट हाई है, और कुछ है? हाँ, याद रखना, ये अफ्रीका पूछ सकता है कि नाइजीरिया में ऐसा क्या हो गया कि नाइजीरिया पूरे अफ्रीका में आगे विकास का इंजन बना हुआ है। वाई नाइजीरिया इज लीडिंग इकोनॉमी इन अफ्रीका, क्या कारण लगते हैं? तो लिख लीजिए, एक तो फर्टिलिटी बहुत हाई है यहाँ पे, फर्टिलिटी बहुत हाई है, ह्यूमन सोर्स। दूसरा है कि यहां की इकोनॉमी इमर्जिंग इकोनॉमी है। और तीसरा कारण है कि नाइजीरिया अफ्रीका में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तेल उत्पादक देश है। और इन कारणों से अफ्रीका जो है, अफ्रीका तेजी से नाइजीरिया अफ्रीका में विकास कर रहा है। 3 फैक्टर्स, एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, थर्ड इमर्जिंग इकोनॉमी, उभरता हुआ राष्ट्र है, तीसरा हाई फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन दर ज्यादा है। और ये तीनों फैक्टर्स मिलकर नाइजीरिया को अफ्रीका महाद्वीप में
एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में कन्वर्ट कर देते हैं, तेजी से विकसित हुई अर्थव्यवस्था में इसे बदल देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये असल में आ गई है ना। चलिए अब अपन लेते हैं सबसे पहला जो यहाँ पे फीचर है उसको लेते हैं। अफ्रीका में हेडिंग बनाएंगे सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट। चलिए कहानी पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैंने शुरुआत जो की थी वो इस रूप में की थी कि अफ्रीका दुनिया भर में अपने प्लेटू के लिए जाता है, और मैंने शुरुआत में कहा था कि अफ्रीका का दूसरा नाम है प्लेटू कॉन्टिनेंट, पठार महाद्वीप। तो यदि ऐसी बात होगी तो होंगे तो सामने खुले हुए हैं। हाईलैंड किसको बोलते हैं? हाईलैंड प्लेटू को बोलते हैं। तो यह है इथोपियन हाईलैंड, यह है अडमावा हाईलैंड, यह है कटंगा प्लेटू, यह है बी प्लेटू, यह है जाम्बिया प्लेटू, यह है जिम्बाब्वे प्लेटू, नीचे है ग्रेट काल। इतने प्लेटू हैं। ऊपर है एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन। डायरेक्ट क्वेश्चन प्लीज में, एटलस माउंटेन इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ऑप्शन 2 साउथ अमेरिका, ऑप्शन 3 नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन 4 इंडिया। ठीक, and on the name of this Atlas mountain was bicycle name also Atlas bicycle. ठीक, is it right or wrong? नहीं, नहीं, हमारी एटलस का इसकी एटलस से कोई मतलब नहीं है। हमारी एटलस अपने अलग ही एटलस है ना? लेकिन एटलस माउंटेन, तो फटाफट मैप खींचो इस तरह से और उसमें बनाओ। ऐसे मत देखो पहली बार देखो अफ्रीका को, अफ्रीका शर्मा जाए। ठीक ना, ऐसे देख रहे हैं पहली अफ्रीका को, पर ना तब बड़ा बना लो कि नैनो बनाओगे एकदम। जगह बचा रहा हूं मैं। प्लेटू बताना चाहिए आपको। ठीक, पहले उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, प्लेटू पूछ लेगा बी प्लेटू कहां पे है, अटमावा प्लेटू कहां पे है, कटंगा प्लेटू कहां पे है। ठीक, अब मेरे ख्याल से आप समझ गए व्हाई वी आर कॉलिंग इट प्लेटू कॉन्टिनेंट, बिकॉज there is a number of plateau located, adjusted. ठीक, और प्लेटू क्या होता है? प्लेटू अ टाइप ऑफ लैंडफॉर्म होता है, एक प्रकार की भू आकृति होती है। पठार एक प्रकार की भू आकृति होती है। अच्छा, कोई भी जो प्लेटू होता है वो कभी माउंटेन रहा होता है क्या? कोई भी जो प्लेटू है वो कभी पठार पर्वत रहा होता है क्या? पर्वत के घिसने पे पठार बनता है क्या? हाँ, ठीक। हम एक चीज जानते हैं कि कोई भी चीज जो मौजूद है संसार में, उस पे दो फैक्टर काम करते हैं। एक होता है रेट ऑफ इरोजन, कटाव, और एक होता है रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट। जब तक किसी माउंटेन का रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट ज्यादा रहेगा रेट ऑफ इरोजन से, वो न्यू माउंटेन कहलाएगा। और जब किसी माउंटेन का कटाव की दर ज्यादा होगी उसके उत्थान से, तो उसको हम बोलेंगे रेसिडुअल माउंटेन। और जब रेसिडुअल घिस जाएगा, अवशिष्ट, और जब घिस जाएगा तो बन जाएगा पठार। तो कोई भी जो पठार है वो किसी न किसी पर्वत का ही क्षरण या इरोजन का फॉर्मेशन है। ठीक, बस है। जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तो हमारा रेट ऑफ इरोजन ज्यादा होता है, रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट ज्यादा होता है, रेट ऑफ इरोजन कम होता है। हाँ, तो हम ग्रोथ करते हैं। और 35-40 आने के बाद अपने क्या होता है? रेट ऑफ इरोजन फास्ट एंड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट डाउन। बुढ़ापे में बिल्कुल इरोजन, ओनली इरोजन, नो अपलिफ्टमेंट नहीं। ठीक, हालांकि आप में के लोग अभी से इसी एज में आ गए हैं। ठीक, चलो मैं तंग कर रहा हूं, लेकिन एक समझने के लिए, बेसिक समझ के लिए इतने सारे माउंटेन्स हो गए। ठीक है, अब यदि एग्जाम में आता है एमपीपीएससी मेंस में पठार बताना है, तो पठार की क्या लिखोगे? पठार के बारे में इधर क्या है पठार? फॉर्म ऑफ माउंटेन्स।
बहुत बढ़िया, ये मैंने कब बोला? बोला प्लेटू इज अ फॉर्म ऑफ माउंटेन। मैंने कहा प्लेटू पठार एक प्रकार की स्थल आकृति है, इज अ टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, ठीक। और ये कैसे लैंडफॉर्म है? जो अपने आसपास के प्लेन एरिया से हाइट पे होती है और फ्लैट होती है, ठीक। विच इज 800 अबव फ्रॉम द सी लेवल। ये 6-7 क्लास का इंसेंटिव था ना। हाँ, अब 7 कैसे पढ़ते नहीं अपन, तो बच्चों के लिए है, अपन के बच्चे रहे नहीं, ठीक है ना। तो ये सब पढ़ना चाहिए इंसेंटिव यार। हाँ लिख लोगे? चलिए।